नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट मस्ती पर। तो दोस्तों, हम लोग जो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का ये सीरीज़ पढ़ रहे हैं उसका ये नेक्स्ट वीडियो है। तो अभी तक आप लोगों ने बहुत ही अच्छा सपोर्ट दिया है और बहुत ही जल्द हम आप लोगों से लाइव मिलने वाले हैं। मात्र समझ लीजिए कि जितना अपनी तरफ से कोशिश करें, जितना जल्द हो सके। तो हो सकता है कि 2-4-5 दिन और या 1 हफ्ते और उसके बाद आप लोगों से लाइव मुलाकात जल्द ही होगी। तो अगर आप लोगों को पिछली वीडियो पसंद आई हो और उम्मीद करें कि आज की वीडियो भी आपको पसंद आए, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, आज हम लोग एक नया टॉपिक लेने वाले हैं जिस टॉपिक का नाम है इंडक्टर। अब धीरे धीरे हम लोग एसी सर्किट के पास, एसी थ्योरी जिसे बोलते हैं, एसी फंडामेंटल बोलते हैं, उसके पास धीरे धीरे पहुँच रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग सभी चीज़ का बेस, जैसे इंडक्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, इत्यादि सब चीज़ों का क्या कर लेंगे, बेस धीरे धीरे पढ़ लेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है जो, उसका नाम है इंडक्टर। इसको बोलते हैं प्रेरक तत्व। तो दोस्तों, इंडक्टर क्या होता है? मैंने दोस्तों, आप लोगों को याद होगा कि जब हम रजिस्टर पढ़ा रहे थे, रेजिस्टेंस पढ़ा रहे थे, तो वहाँ पर आप लोगों को बताया था जब किसी इलेक्ट्रिक में लास्ट वर्ड में आपका आएगा टर शब्द आ गया, तो वो क्या होता है, उस डिवाइस को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? डिवाइस को। और यहीं पर अगर टेंस आ गया तो ये क्या हो जाएगा, उस डिवाइस का गुण हो जाएगा। जैसे रजिस्टर था तो उसे हम लोग क्या बोल रहे थे, रजिस्टर को, उस पदार्थ को रजिस्टर बोलते हैं। और उसका जो गुण होता है पदार्थ का, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। वो क्या कहते हैं, धारा के मार्ग में और उत्पन्न करता है। वैसे ही इंडक्टर किसे बोलेंगे, वो डिवाइस, पूरी जो डिवाइस हम लोग बनाएंगे उसे हम लोग बोलेंगे इंडक्टर। और इंडक्टेंस क्या हो जाएगा, उस डिवाइस का गुण। तो इंडक्टेंस का हिंदी आपका होता है, थोड़ा सा हिंदी में कन्फ्यूजन है दोस्तों, इसको देख लीजिएगा। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ये प्रेरक होता है, इसको थोड़ा देख लीजिएगा, इंडक्टर और इंडक्टेंस का हिंदी। तो आप लोग हिंदी देख लेंगे, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। हमको थोड़ा सा, एक प्रेरक होता है, एक प्रेरकत्व होता है। तो अब बात आती है कि इंडक्टर क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, जब एक कोर है, इसे हम लोग बोलते हैं कोर, और इसके ऊपर जब हम तार को लपेट देते हैं या वाइंडिंग कर देते हैं, तो ये पूरी डिवाइस क्या बोली जाती है, इंडक्टर। या इसी को हम लोग बोलते हैं चोक भी बोला जाता है। इसी को क्या बोला जाता है, चोक। मतलब किसी कोर के ऊपर जब तार को लपेट कर एक डिवाइस बनाई जाती है, तो उस डिवाइस का नाम क्या हो जाता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा इंडक्टर। या आप दूसरी परिभाषा भी बोल सकते हो कि वह डिवाइस जिसमें इंडक्टेंस का गुण हो उसे हम लोग बोलते हैं इंडक्टर। वह डिवाइस जिसमें इंडक्टेंस का गुण हो उसे हम लोग बोलते हैं इंडक्टर। तो इंडक्टर क्या है, जैसे चोक, आप लोग ट्यूबलाइट में चोक देखे होंगे, चोक जो होता है उसमें क्या होता है, तार लपेटे गए होते हैं ऐसे ऐसे। तो कहीं पर भी अगर वायर को लपेट दिया जाए किसी कोर के ऊपर, तो डिवाइस क्या बोली जाती है, इंडक्टर बोली जाती है। तो ये आपका हो गया इंडक्टर। तो अब बात आती है, मान लीजिए यहाँ पर सप्लाई दे रहे हैं V, कितना दे रहे हैं, V। अब आप लोग पढ़े होंगे, चाहे हम लोग आगे पढ़ेंगे, कि यहाँ से जब धारा, मान लीजिए AC सप्लाई देंगे ऐसे, तो उसके कारण एक फ्लक्स उत्पन्न होगा।
तो इस वायर को काटेगा तो यहाँ पर भी एक उत्पन्न होगा वोल्टेज, जिसे हम लोग बोलेंगे VL, जिसे इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज। तो जो VL होता है वो होता है VL इक्वल टू LdI/dt। क्या होता है? VL इक्वल टू LdI/dt। और यही जो आपका L है वो होता है इंडक्टेंस। तो अब सुनिए ध्यान से इंडक्टेंस की परिभाषा। किसी इंडक्टर का वह गुण जो धारा के परिवर्तन में अवरोध उत्पन्न करता है, उसे हम लोग बोलते हैं इंडक्टेंस। अब देखिए होता क्या है, अब ये थोड़ी सी आगे की चीज़ें, फैराडे का नियम। यहाँ से देखिए सप्लाई देंगे तो ये फ्लक्स इसको काटेगा तो यहाँ पर एक वोल्टेज उत्पन्न होगा, जिसे हम लोग बोलते हैं VL। अब चूंकि जानते हैं आप लोग लेंज नियम के अनुसार वो क्या करता है, उसके परिवर्तन का विरोध करता है। तो ये किसके परिवर्तन का होता है? धारा के परिवर्तन के कारण। जब तक धारा अगर परिवर्तन नहीं होता तो यहाँ पर VL उत्पन्न नहीं होता। तो किसी इंडक्टर का वह गुण जो धारा के परिवर्तन का विरोध करे, उसे हम लोग बोलते हैं इंडक्टेंस। तो ये होता है आपका इंडक्टेंस, जिसे हम लोग बोलते हैं VL इक्वल टू LdI/dt। बात क्लियर? अब देखिए जहां DI क्या है आपका, जहां DI क्या है, धारा में परिवर्तन, और dt क्या है, समय में परिवर्तन। तो हम DI को लिख सकते हैं I2 माइनस I1, तभी तो धारा में परिवर्तन होगा। बाद में कितनी धारा है उसमें माइनस कर दिया पहले के। और dt को क्या लिख सकते हैं, T2 माइनस T1। अब देखिए क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपके सामने आने वाला है। तो यहाँ पर AC दिए थे तो सब कुछ सही था, लेकिन जैसे ही DC सप्लाई देंगे, अब थोड़ा सा हम इसको इरेज करें, मिटा रहे हैं। अब DC तो यही होता है ना, इस पर टाइम है और ये मान लीजिए I है। तो इस टाइम ये मान लीजिए T1 है, तो यहाँ पे जो धारा है आपकी, यहाँ पर ये T1 पे धारा क्या है, ये मान के चलिए I1, और T2 पे धारा क्या है, I2। तो देखिए समय तो बदल रहा है लेकिन धारा में कोई परिवर्तन नहीं है। तो हम यहाँ पर रखते हैं VL इक्वल टू L, अब DI2 माइनस I1 अपान क्या हो जाएगा, DT2 माइनस T1। अब देखिए I1 और I2 क्या है, इक्वल है, क्योंकि DC में क्या होता है, धारा का मान बदलता नहीं है। तो यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं, आपका ये I1 है और ये क्या है, I2 है। तो दोनों इक्वल है, तो VL क्या हो जाएगा, ये माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो VL क्या हो जाएगा, 0। तो जब DC सप्लाई दे रहे हैं तो जो इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज प्राप्त होता है, जो इंडक्टर के अक्रॉस क्या होता है, वोल्टेज प्राप्त होता है, वो क्या मिलता है आपका, 0 मिलता है। और 0 जिसके अक्रॉस वोल्टेज प्राप्त होता है वो क्या बताता है, आप जाकर देख सकते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्ट सर्किट में। तो जहाँ पर 0 शॉर्ट सर्किट होता है वहाँ पर उसके अक्रॉस वोल्टेज कितना प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है। तो ये 0 प्राप्त होने का मतलब क्या है, इंडक्टर DC के केस में शॉर्ट सर्किट की भांति व्यवहार करता है। एक बार बात को फिर से समझिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए इंडक्टर क्या है, जब किसी तार को किसी कोर के ऊपर लपेटकर डिवाइस का निर्माण करते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं इंडक्टर या चोक। अब बात आती है इंडक्टेंस क्या है। किसी इंडक्टर का वह गुण जो धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है उसे हम लोग बोलते हैं इंडक्टेंस। धारा के मार्ग में अवरोध नहीं, देखिए बार बार ये वर्ड आ जाता है, रेजिस्टेंस का है, अवरोध नहीं, धारा के परिवर्तन का। यहाँ पर वर्ड को ध्यान दीजिएगा, अवरोध
वर्ड दोनों में आ रहा है, लेकिन धारा के मार्ग में नहीं, धारा के परिवर्तन का मतलब धारा बढ़ना चाहेगी तो उसे घटाएगा, और घटना चाहेगी, कम होना चाहेगी तो उसे क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो धारा के परिवर्तन का विरोध करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंडक्टेंस। किसी इंडक्टर का वह गुण जो धारा में परिवर्तन का विरोध करता है उसे हम लोग बोलते हैं इंडक्टेंस। तो बात को समझिएगा, यहाँ पर परिवर्तन शब्द लगना चाहिए। अगर मेरे मुंह से भी निकल जाता है बार बार कि धारा का विरोध, धारा का विरोध नहीं, धारा का विरोध का मतलब वो रजिस्टेंस हो जाएगा। तो अब देखिए, तो ये वी एल इक्वल टू क्या होता है, इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज होता है यल डी आई अपॉन डी टी। तो ये हो जाएगा आपका इंडक्टेंस, ये आपका है इंडक्टेंस। इसको हम लोग कैपिटल यल अक्षर से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल यल अक्षर से। और इसका जो मात्रक होता है वो होता है हेनरी। बार बार पूछता है इंडक्टेंस का मात्रक क्या होता है, हेनरी। अब देखिए, तो अब हम जब डीसी सप्लाई देते हैं क्या करते हैं, डीसी केस में जब इसी में एसी दिए थे तो ये मिला था, अब डीसी के केस में क्या हो रहा है, तो जब डीसी दे रहे हैं तो डीसी में क्या होता है, धारा में कोई बदलाव नहीं होता है। और डी आई का मतलब है धारा में परिवर्तन। तो धारा में परिवर्तन क्या है, शून्य है। तो ऊपर शून्य का मतलब क्या है, ये गुणा करेंगे तो भी शून्य और भाग देंगे तो भी क्या आएगा, जीरो आएगा। तो वी एल इक्वल टू क्या आ गया, जीरो। और वोल्टेज जिसके अक्रॉस शून्य आता है मतलब कि वो शॉर्ट सर्किट का पहचान है। मैं बता चुका हूँ पहले भी, शॉर्ट सर्किट का पहचान क्या है, या तो उसके अक्रॉस वोल्टेज का मान शून्य हो जाए, या धारा का मान बहुत अधिक हो जाए, या रेजिस्टेंस का मान क्या हो जाए, इनफाइनाइट नहीं शून्य, रेजिस्टेंस का मान भी क्या हो जाए, शून्य हो जाए। तो यहाँ शून्य क्या बता रहा है, इंडक्टर शॉर्ट सर्किट की भांति व्यवहार करता है। तो अब बात आ गई आपकी ये इंडक्टर की। अब आगे देखते हैं क्या होता है। अब अगला जो पार्ट है हमारा, इसको एक एक पॉइंट नोट करते चलिए, मैं समरी अभी बता रहा हूँ आप लोगों को। अगला टॉपिक है इंडक्टर में स्टोरेज एनर्जी। इंडक्टर में स्टोरेज एनर्जी मतलब इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर होती है उसका मान क्या होता है। तो ये हम डेरिवेशन करा सकते हैं, लेकिन डेरिवेशन करने कोई मतलब नहीं दिख रहा है, ये हमेशा बार बार आता रहता है, बहुत बहुत छोटी चीज़ है। तो ये W इक्वल टू क्या होता है, हाफ एल आई स्क्वायर। क्या होता है, हाफ एल आई स्क्वायर। इसका मात्रक क्या होता है, जूल। तो इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर होती है वो कितनी होती है, हाफ एल आई स्क्वायर। इसका मात्रक क्या होता है, जूल होता है। अब बात आती है, पूछता है कि इंडक्टर में जो स्टोरेज एनर्जी होती है वो कहाँ पर स्टोर होती है। तो कहाँ उत्पन्न होती है, मैग्नेटिक सर्किट में। कहाँ पर उत्पन्न होती है, मैग्नेटिक सर्किट में। अब यही चीज़ कैपेसिटर में अगर आ जाएगा तो कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती है वो कहाँ स्टोर होती है, वो डाई इलेक्ट्रिक में होती है। जबकि इंडक्टर में क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक सर्किट में, जिसका मान क्या होता है, हाफ एल आई स्क्वायर। तो अब देखिए, हम आपको समरी यहाँ पर बताते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। तो आपका पहला पॉइंट हो जाएगा इंडक्टेंस धारा में परिवर्तन का विरोध करता है। अब इस पॉइंट को आप बहुत ध्यान दीजिएगा। आपको जब एसी सर्किट पढ़ाएंगे, अगर ये पॉइंट आप ध्यान दिए हैं तो समझ लीजिए कि एसी सर्किट में इतना आपको आसान कर दूंगा कि मतलब कि मज़ा आ जाएगा। समझ लीजिए कि मतलब एसी सर्किट में जो भी ग्राफ खींचे जाते हैं, चाहे जो भी लैगिंग लीडिंग वाले सब कॉन्सेप्ट हम क्लियर करें। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा, इंडक्टर धारा में परिवर्तन का विरोध करता है और कैपेसिटर वोल्टेज में परिवर्तन का विरोध करता है। तो धारा में परिवर्तन का विरोध करने का मतलब क्या है, धारा अगर तुरंत बढ़ना चाहेगी तो धारा को बढ़ने नहीं देगा, धारा अगर घटना चाहेगी तो धारा को कम होने नहीं देगा, उसे बढ़ा देगा। तो मतलब कि ये क्या करता है, एक अस्थाई धारा
जो धारा क्या होना चाहिए, एक स्टेबल होना चाहिए। तो उसको स्टेबल होने में क्या करता है, डिले क्रिएट करता है, मतलब लेट करता है। मतलब बढ़ेगी तो घटा देगा, घटेगी तो बढ़ा देगा। तो एक अस्थाई धारा क्या करता है, अस्थाई धारा स्थापित होने में डिले क्रिएट करता है। तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि इंडक्टेंस जो है, इंडक्टेंस अस्थाई धारा स्थापित होने में डिले करता है। अगला पॉइंट है, इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज का मान कितना होता है, यल डी आई अपान डी टी। फिर अगला है, इंडक्टर में स्टोरेज एनर्जी कितनी होती है, हाफ एल आई स्क्वायर। फिर अगला क्या है आपका, अगला है इसका, यह डीसी के लिए, यह डीसी के केस में शॉर्ट सर्किट की भांति व्यवहार करता है। अब देखिए ये हो गया। और अगला पॉइंट क्या है, इसका अगला पॉइंट है, यह एनर्जी को मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर करता है। तो अभी तक जो मैंने पढ़ा था इसका समरी है। क्या करता है, इंडक्टर धारा में, इंडक्टेंस जो है धारा में परिवर्तन का विरोध करता है। इंडक्टेंस अस्थायी धारा स्थापित होने में डिले क्रिएट करता है। इसके क्रॉस जो वोल्टेज है एल डी आई अपन डी टी होता है। और एनर्जी क्या होती है, डब्ल्यू इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर। और यह डीसी केस में शॉर्ट सर्किट की भांति व्यवहार करता है। और इसकी यह एनर्जी कहाँ स्टोर करता है, मैग्नेटिक फील्ड में। अब स्टोर करता है तो मतलब इसमें क्या होती है, मेमोरी होती है। कह सकते हैं कि इसमें क्या होती है, एक मेमोरी होती है। तो अगला टॉपिक है हमारा, यह अगला क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए इसको। हाफ एल आई स्क्वायर वाला भी बार बार पूछता रहता है यहाँ से ये। तो अब क्वेश्चन एक लेते हैं। अब क्वेश्चन है, एक इंडक्टर जिसका इंडक्टेंस 20 हेनरी है, यदि उसमें 2 एम्पियर धारा फ्लो हो रही है तो स्टोरेज एनर्जी का मान कितना होगा। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है और बार बार पूछता रहता है। अब देखिए एक इंडक्टर है जिसका इंडक्टेंस कितना है, 20 हेनरी है। मतलब यल का मान कितना दिया है, यहाँ पर यल का मान कितना दिया है। सबसे पहले आपको क्या करना है, लिख लेना है। यल का मान कितना दिया है, 20 हेनरी। उसके बाद क्या दिया है, यदि उसमें 2 एम्पियर, मतलब धारा का मान कितना दिया है, 2 एम्पियर, तो स्टोरेज एनर्जी का मान कितना होगा। तो स्टोरेज एनर्जी क्या होता है, हाफ एल आई स्क्वायर। तो यहाँ पर हाफ डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, हाफ एल आई स्क्वायर। तो हाफ ये हो जाएगा, यल का मान 20 और आई का मान 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2, ये 10 हो जाएगा। तो 10 गुणे 4 मतलब 40 जूल क्या हो जाएगी, एनर्जी आपकी स्टोर हो जाएगी। 40 जूल एनर्जी स्टोर हो जाएगी।
तो ये आपका क्वेश्चन बार बार यहाँ से पूछता रहता है। फिर आपका अगला एक क्वेश्चन है बनता है यहाँ से, एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से, किसी कॉइल में, आपका एक क्वेश्चन है, किसी कॉइल में स्टोरेज एनर्जी का मान दोगुना करने के लिए धारा में कितना परिवर्तन करना पड़ेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों ये, और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल सवाल है। कभी कभी इसको परसेंटेज वैल्यू पूछ जाता है और कभी कभी डायरेक्ट पूछ जाता है। तो मैं यहाँ पर आपको एक ट्रिक भी बता दूंगा जिससे आप आसानी से सॉल्व इसको कर सकते हैं। जैसे देखिए, अब क्वेश्चन जैसे बोला जैसे वैसे से आपको सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, किसी कॉइल में स्टोरेज एनर्जी का मान दोगुना करने पर, तो मतलब कि पहले एनर्जी मान लीजिए कितनी है, W1, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ LI1 स्क्वायर। अब यल देखिए उसी कॉइल में एनर्जी का मान दोगुना कर रहा है, तो इंडक्टेंस में कोई बदलाव नहीं कर रहा है, इसलिए हम यल ले रहे हैं। फिर W2 क्या है, हो जाएगा हाफ LI2 स्क्वायर, यही होगा। तो अब ये बोल रहा है प्रश्नानुसार एनर्जी कितना करनी है, दोगुनी, मतलब जो W2 है बाद वाली एनर्जी कितनी करती है, 2W1 करनी है। बस आपका काम हो गया। क्वेश्चन को सॉल्व कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आसानी भाषा में समझिए इसको। बोल रहा है कि एक इंडक्टर है, उसमें स्टोरेज एनर्जी का मान क्या करना है, दोगुना करना है। तो उसके धारा में कितना परिवर्तन करना पड़ेगा, मतलब पहले धारा कुछ और थी तो धारा बाद में कितनी हो जाएगी। तो इसलिए पहले हम I1 लिए हैं और बाद में I2 लिए हैं। इंडक्टेंस में कोई बदलाव नहीं कर रहा है। फिर एनर्जी अपने आप बोला है कि दोगुना करनी है, तो इसलिए हमने ये कंडीशन लिया, एनर्जी क्या हो जाएगी, दोगुना। पहले W1 थी, बाद में W थी, तो दोगुना करने का मतलब क्या है, W2 इक्वल टू 2W1, पहले का दोगुना। तो पहले W1 था, अब दोनों का मान इसमें रख लीजिए, ये हो जाएगा आपका हाफ LI1 इस, ये क्या है, I2 स्क्वायर, और ये हो जाएगा हाफ LI1 स्क्वायर। हाफ L से हाफ L कैंसिल, तो I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 भी है, ये 2 बोल रहे हैं, देखिए ये 2, तो ये हो जाएगा, ये I2 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2I1 स्क्वायर। तो I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √2I1। मतलब जब इस स्क्वायर उधर भेजेंगे, देखिए एक बार और कर ही लेते हैं ये, तो ये आपका स्क्वायर था और ये √2 था, तो अब स्क्वायर क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो आपका I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2I1। मतलब कि अगर आपको स्टोरेज एनर्जी दोगुना करनी है तो धारा में कितना वृद्धि करना पड़ेगा, कड़ी में 2 गुना करना पड़ेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं इसको अभी एक ट्रिक बना देता हूँ आप लोग को, और उसको नोट करवा देता हूँ आपको, अभी सब सवाल आसानी से लग जाएंगे। तो इसी को परसेंटेज में पूछ रहा है, परसेंटेज पूछता है कितनी वृद्धि होगी, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस साइड में कर लेते हैं, परसेंटेज वृद्धि किसमें, धारा में। परसेंटेज वृद्धि का मतलब क्या है, बाद वाली धारा माइनस पहले वाली धारा अपान प्रारंभिक धारा, यही बताया। आप लोग देख लीजिएगा, आप सब सवाल मैथ करते हैं और 100 कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, क्योंकि परसेंटेज में 100 से गुणा करते। तो I2 कितना है, √2I1, और ये कितना है आपका I1 अपान क्या है, I1 ऊपर कामा ले लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका I1, और कड़ी में 2 का मान कितना होता है, 1.414, और माइनस क्या हो जाएगा 1, यहाँ पर 1 मिलेगा।
अपान क्या हो जाएगा I1, और यहाँ पर 100 का गुणा भी है, आप लोग इसको, और यहाँ पे 100 का गुणा भी है। तो अब देखिए I1 से I1 कैसे, तो 1.414 में से एक जाएगा तो कितना हो जाएगा 0.414 गुणे 100, तो ये कितना हो जाएगा 41.4%। बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपका क्वेश्चन बन जाता है। तो मतलब कि अगर इंडक्टर में स्टोरेज एनर्जी का मान दोगुना करना है तो आपको धारा का मान कितना करना पड़ेगा, कड़ी में दोगुना बढ़ाना पड़ेगा। अगर परसेंटेज में देखेंगे तो कितना बढ़ाना पड़ेगा 41.4%। ये कब के लिए, 2 गुना के लिए। 3 गुना 4 गुना मैं नहीं बोल रहा हूँ, 2 गुना के लिए मैं यहाँ ये सवाल कराया हूँ। 3 गुना के लिए आप अलग आ जाएगा, यहाँ पर 3 गुना के लिए क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। तो √3 का मान क्या होता है 1.732 होता है, तो 1.732 करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.732%। तो आप उसको कर सकते हैं, लेकिन यही क्वेश्चन बार बार पूछता रहता है। कड़ी में मतलब एनर्जी दोगुना करेंगे तो स्टोरेज एनर्जी का मान दोगुना करेंगे तो धारा के मान में 41.4% की आपको वृद्धि करनी पड़ेगी, या धारा का मान कितना बढ़ाना पड़ेगा √2 गुना बढ़ाना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर इसको नोट कर लीजिए। तो आपको मैं एक सिंपल सा एक फार्मूला बताता हूँ जिसे आप आसानी सवाल कर सकते हैं। तो इसको हम मिटा रहा हूँ। अब देखिए इसको नोट पॉइंट अप कर लीजिए आप, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर लीजिएगा। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं नोट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आपको ध्यान से अगर देख लेंगे तो यहीं से आप सब सवाल कर जाएंगे। तो देखिए क्या है, किसी कॉइल में स्टोरेज एनर्जी का मान यहाँ पर x गुना कर रहे हैं। कितना कर रहे हैं x गुना कर रहे हैं। करने के लिए धारा में √x गुना परिवर्तन करना पड़ेगा। x गुना यहाँ पर वृद्धि करने के लिए कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं नोट कर देता हूँ, x गुना वृद्धि करने के लिए धारा में x गुना √x गुना वृद्धि करना पड़ेगा। मतलब किसी कॉइल में स्टोरेज एनर्जी का मान अगर x गुना बढ़ा रहे हैं तो धारा में √x गुना वृद्धि करना पड़ेगा। तो आपका सवाल सिंपल सा, अगर मान लीजिए बोल दे कि स्टोरेज एनर्जी 3 गुना बढ़ा रहे हैं तो धारा कितना बढ़ा पड़ेगा √3 गुना। बस सिंपल सा बात है। √3 का मान कितना होता है 1.732, तो 1.732 गुना बढ़ाना पड़ेगा। एकदम सिंपल सा है। अब यही चीज़ अगर कम करने के लिए बात कर देगा तो इसको आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब यही देगा स्टोरेज एनर्जी का मान x गुना कम करने के लिए क्या दे देगा, कम करने के लिए धारा में, कम करने के लिए धारा में 1/√x गुना कमी करना पड़ेगा। मतलब कि अगर 3 गुना 2 गुना कम कर रहे हैं स्टोरेज एनर्जी तो धारा 1/√2 गुना कम करना पड़ेगा। तो ये दोनों पॉइंट आप नोट कर सकते हो, और नोट जरूर किया करिए दोस्तों। आप लोग अगर पढ़ाई ढंग से करना चाहते हैं और तैयारी ढंग से करना चाहते हैं, देखिए आजकल कंपटीशन इतना आसान नहीं रहेगा। इसीलिए मैं आपको छोटी छोटी चीज़ों के साथ साथ मैं बड़ी बड़ी भी चीज़ें बताता हूँ कि कोई दिक्कत आपको कोई किसी भी एग्ज़ाम में ना है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको एकदम सिंपल चीज़ बता के और छोड़कर चला जाऊँ कि आप पेपर आए तो फिर वही सोच रहे हैं कि ये कहाँ से आ गया कहाँ से आ गया। तो आप तैयारी अगर छोटे लेवल से करेंगे बड़े लेवल तक आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो और बड़े लेवल की तैयारी किए रहेंगे, अच्छी लेवल की तैयारी किए रहेंगे तो आपका एग्ज़ाम जो छोटे लेवल का अगर आएगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये सब कॉन्सेप्ट वाली चीज़ है। आप मैंने ये नहीं कि बस ये रटना पाने के लिए बोला, अभी इससे पहले मैंने सवाल को सॉल्व भी किया और उसके बाद मैंने ये पॉइंट आपको नोट कराया। तो क्या बात आती है कि अगर बोल दे कि अगर क्वेश्चन अगर आपको पूछ दे, अभी जल्दी से नोट करिए, यदि स्टोरेज, हम शॉर्ट फॉर्म में लिखिए, स्टोरेज एनर्जी 5 गुना बढ़ाना है तो
5 गुना 4 गुना, 4 गुना बढ़ाना है तो धारा में कितना वृद्धि करना पड़ेगा। तो देखिए क्या करना पड़ेगा, धारा में कितना वृद्धि करना पड़ेगा, √x गुना बताए थे तो 4 की जगह पे क्या है, x की जगह पे क्या है 4 है, तो ये कितना हो जाएगा √4, और √4 का मान कितना होता है 2, तो कितना वृद्धि करना पड़ेगा, 2 गुना वृद्धि करना पड़ेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। √4 का मान कितना है, √4 का मान कितना होता है 2 गुना। अगर 5 होता है 5 गुना तो यहाँ पर अंडर क्या होता है 5, अगर 6 होता है तो अंडर क्या होता है √6। तो उम्मीद करें कि आप लोग अब स्टोरेज एनर्जी में कितनी वृद्धि कर रहे हैं, और कोई भी सवाल अगर आएगा तो आप इसमें गलत नहीं करेगा। और एक क्वेश्चन एनर्जी जो हमने पहला क्वेश्चन बताया था कितना होता है स्टोरेज एनर्जी, वो क्वेश्चन बार बार पूछता रहता है। बाकी ये सभी क्वेश्चन बहुत ईजी हैं, पूछ सकते हैं। परसेंटेज वाला क्या होता है 2 गुना के लिए, 2 गुना के लिए कितना होता है 41.4, और 3 गुना के लिए भी आप निकाल कर दे सकते हैं। 3 गुना के लिए क्या करेंगे, 3 गुना के लिए आपको यही करना पड़ेगा, क्या होता है I2 माइनस I1 अपान I1, ये परसेंटेज वृद्धि है तो I2 कितना है √3 गुना 3I1 हो जाएगा, और ये I1 और अपान क्या हो जाएगा I1, और I1 से I1 ये कैंसिल हो गया तो √3 का 1.732 माइनस 1 अपान कुछ नहीं है तो 1.732, ये घटेगा 1 तो क्या हो जाएगा 732 पॉइंट लग जाएगा, और परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे 100 से गुणा, तो 73 कितना हो जाएगा 2% की वृद्धि करनी पड़ेगी। अगर स्टोरेज एनर्जी का मान कितना करना है 3 गुना बढ़ाना है तो उम्मीद करें कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया। और इंडक्टर का भी 1-2 वीडियो आप लोगों को और मिलेगा, और मैं एकदम पूरा इंडक्टर शुरू से लेकर एकदम 0 लेवल से आपको हाई लेवल तक पढ़ा दूँगा, जिसमें कोई भी पेपर नहीं आएगा तो कोई भी समस्या नहीं आएगी। हाँ, लेकिन बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो को अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। और दोस्तों आप लोग लाइक करते नहीं वीडियो, लाइक तो ज़रूर कर दिया करिए थोड़ा सा। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दिए, नहीं अच्छा लग रहा है तो डिसलाइक कर दिए, उसमें क्या है डिसलाइक ही कर दिया करिए अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो। लेकिन अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक तो कर दिया करिए दोस्तों, उसमें कुछ आपको कुछ ज़्यादा तो है नहीं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप घर पर रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।